गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुरबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जय सुबदन तुमरो यस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव राम मिलाए राजपत दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर मानु लीलो ताहि मधुर बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जल्दी राम कहे जल जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। तब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन कर वचन ध्यान जो लावे। सब पर नाम तपस्वी राजा जिनके कार्य सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर कंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता जितना डरे हनुमत से सर्व सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सिमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जयनाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। श्री राम लखन सीता सहित हृदय वसो सुरभूप। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियापति राम जय जय राम। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी। की हाल चाल जी? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली एकदम वधिया? ओहो, एक बार हंस के तो दिखा दो, थोड़ी सी स्माइल पास करके दिखा दो, पक्का पक्का थोड़ी सी और। ओ माय गॉड, चलो बहुत बढ़िया जी। आ जाओ मेरे बच्चों फटाफट से आओ। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कह लो, कई बार बच्चे सुबह भी क्लास देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। महक, अगर महक आ गई है तो महफिल के अंदर बाहर आ गई है। नम्रता वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चे। शिवानी गुड आफ्टरनून। वर्षा, शगुन, कालरा साहब, बीइंग सुमिता, अपूर्वा, दीपक वेरी गुड आफ्टरनून मेरे बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया एकदम मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली आज हमें क्या करना है,
पेपर हमारा सीआर का, ओ माय गॉड, पेपर हमारा सीआर का। तो सीआर में सेक्शन नंबर 230 टू 240 हमने बहुत डिटेल में जबरदस्त तरीके से टाइम लगा के फाइनली हमने कंप्लीट किया, और आई थिंक आपको समझ के अंदर भी अच्छा अच्छा आ गया। बट उसको अब हमें कंसाइज करना है, मतलब मुझे नहीं पता आधा घंटा लगेगा 40 मिनट लगेंगे, जितना भी टाइम लगेगा, सेक्शन 230 से लेकर 240 तक आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एक बार फटाफट से सुपर फास्ट तरीके से उसको हम रिवाइज करने जा रहे हैं। ये रिवीजन वीडियो आपने अपने पास सेव कर लेनी है, ताकि जब एग्जाम से पहले आपको आधा पौना घंटा मिले, आप अगर इसको देख लोगे तो सारे के सारे प्रोविजन गो थ्रू हो जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने पहले अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। वैसे लास्ट क्लास के अंदर हमने 230 टू 232 की एक बार रिवीजन की थी, आज मैं फिर दोबारा से रिवीजन कराऊंगा। मेन बैच के अंदर भी कई बार हो चुकी है, 2-3 बार और हो चुकी है, करते रहो रिवीजन, ठीक है ना, क्योंकि ये सेक्शन ऐसे हैं जो कहते हैं सीआर की जान है, और अगर जान है तो हम जान को तो जाने देंगे नहीं, जान तो फिर जान होती है, जान को हम कैसे जाने देंगे बताओ फिर, ठीक है जी। चलो भाई आओ जी फटाफट से, और अब टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आपके पास डायग्राम पड़ा हुआ है जी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमें फटाफट से अब यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करनी है। इधर देखो ध्यान से, कंपनीज एक्ट आपके सामने है, सारा के सारा हमने बेयर लॉ अच्छे से पढ़ लिया। अब बेयर लॉ की बारी नहीं है, क्योंकि बेयर लॉ पे हमने बहुत टाइम लगा दिया, कि एक वर्ड पे टाइम लगा दिया। अब बारी है जो डायग्राम मैंने आपको बताए थे, उस डायग्राम से फटाफट से इस चैप्टर को रिवाइज करने की। याद करो हमारा वैसे चैप्टर नंबर 15 है कंपनीज एक्ट में, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन। ये चैप्टर हमने टोटल 11 सेक्शन इसमें कवर होते हैं, 230 से लेकर 240, 10 सेक्शन ही टोटल मिला के 11 सेक्शन इसमें कवर होते हैं। अच्छा वैसे अगर आप अपना मॉड्यूल चेक करोगे तो मैंने वैसे लास्ट क्लास के अंदर भी कहा था कि इसमें सेक्शन नंबर 235, 236, 237, इन्होंने मतलब 237 तो फिर भी इन्होंने पूरा दिया है, बट 235 और 236 बहुत छोटे छोटे दिए हैं। उसका रीजन मैंने कहा था कि 236 में कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग एरर है, बट फिर भी हमने एक बार बेयर लॉ से पढ़ा था, एक बार उसकी भी रिवीजन आज हम पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। चलो अब एक बार यहाँ पे डायग्राम खोलने जा रहा हूं जी। अब एक बार सारे के सारे बच्चे आपने वहीं बैठे बैठे बोलना है बस, ठीक है जी, आपने वहीं बैठे बैठे बोलना है। आपको कोशिश करनी है कि आपको सारे पॉइंट रिकॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे जी। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सबसे पहला सेक्शन नंबर 230, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर मैंने कहा था कि गवर्नमेंट ने पावर दी है। अब पावर किस चीज की दी है, कि अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज करना चाह रही है या अगर कोई कंपनी अरेंजमेंट करना चाह रही है, तो उस केस में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज या किसी भी तरह की अरेंजमेंट करने की पावर जो है वो 230 में कवर हो जाती है। नॉर्मली मैंने कहा था कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है, कि जहां पर डिस्प्यूट अराइज होते हैं उस केस में कॉम्प्रोमाइज होता है, और जहां पर नॉर्मली डिस्प्यूट अराइज नहीं होते उस केस में नॉर्मली अरेंजमेंट होती है। यहां पर कुछ बातें आपको मैंने और भी बताई थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बायबैक करना चाह रही है, कैपिटल रिडक्शन करना चाह रही है, उसके वेरिएशन करना चाह रही है, उसके बाद अगर मान लो ऑल्ट्रेशन करना चाह रही है, या सब डिवीजन करना चाह रही है, कंसोलिडेशन करना चाह रही है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रही है, ये सारी की सारी बातें इस सेक्शन के अंदर हो सकती हैं। सेक्शन 230 एक सिंगल विंडो प्रोसेस है, अगर तुम यहां पे फॉलो कर जाओगे तो आपको दूसरे प्रोविजन फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इन्हीं बातों के साथ एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं। अब यहां पर मैंने कहा था कि अगर कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहती है, उसके ब्रॉडली 4 स्टेप्स यहां पे निकल के आते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि पहले क्या करेंगे, एप्लीकेशन डालेंगे। स्टेप नंबर 2 के अंदर मैंने कहा था फिर उसके बाद नोटिस भेजेंगे, फिर नोटिस में मीटिंग बुलाएंगे, मीटिंग में अप्रूवल आएगी, फिर एनसीएलटी सैंक्शन करेगा, फिर लास्ट में आरओसी को हम जमा करवा देंगे। इस तरह से हमारी पूरी की पूरी स्कीम जो है वो खत्म हो जाएगी। अब एक बार फटाफट से 1 बाय 1 स्टेप चेक करते हैं, इसके अंदर मैंने क्या डिस्कस किया था। याद करो मैंने कहा था कि अगर कोई भी कंपनी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाहती है, अब अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है तो उस केस में एप्लीकेशन कौन कौन डाल सकता है, तो सबसे पहले मैंने कहा था कि कंपनी खुद भी एप्लीकेशन डाल सकती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे क्रेडिटर्स पे एप्लीकेशन डाल सकती हैं, फिर यहाँ पे मेंबर्स भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और अगर कोई कंपनी लिक्विडेशन के अंदर है तो लिक्विडेटर भी एप्लीकेशन डाल सकता है। अच्छा अब ये एप्लीकेशन किस लिए डाल रहे हैं, कि हमें कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना है, किसके साथ में करना है, मेंबर्स या क्रेडिटर्स के साथ में किसी भी तरह का अगर कॉम्प्रोमाइज करना है तो पहले क्या डालनी पड़ेगी, एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। अच्छा अब यहाँ पे ना मैंने 2 फॉर्म नंबर लिखे हैं, साथ साथ लिख लेना, क्योंकि जो रूल्स आपको मैंने कहा रूल्स हैं, रूल्स में आपके फॉर्म नंबर हैं, तो एक बार साथ साथ लिख लेना। फॉर्म नंबर जो है एनसीएलटी 1 और एनसीएलटी 2, ये 2 फॉर्म नंबर एक साथ जाते हैं। एनसीएलटी 1 साथ में जाएगा, ये हमारा एप्लीकेशन का है, और एनसीएलटी 2 साथ में जाएगा, वो जाएगा नोटिस ऑफ एडमिशन का। ये 2 फॉर्म नंबर आपके यहाँ पे निकल के आते हैं, और इसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, याद करो इसको नॉर्मली मैंने कहा था कि जब हम फर्स्ट टाइम एनसीएलटी के पास जाते हैं तो उसको नॉर्मली हम वर्ड यूज करते हैं फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन।
मतलब पहली बार हम एनसीएलटी के पास जा रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट मोशन एप्लीकेशन। फिर जब सेकंड टाइम जाते हैं उसको नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, सेकंड मोशन एप्लीकेशन बोलते हैं। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मेरे को बताओ, अब हम एप्लीकेशन इसके पास डालेंगे तो एप्लीकेशन डालते ही क्या वो एनसीएलटी अप्रूव कर देगा? नहीं। यहां पर मैंने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको डिस्क्लोजर आपको देने पड़ते हैं। अब डिस्क्लोजर जो आप दोगे, आप एक एफिडेविट तैयार करके दोगे। अब जो एफिडेविट तैयार करके दोगे वो आपका फॉर्म नंबर होगा एनसीएलटी 6, इसको भी साथ में लिख लेना, फॉर्म नंबर है एनसीएलटी 6। उस डिस्क्लोजर में तुम क्या क्या दिखाओगे? पहली बात मटेरियल फैक्ट, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑडिट रिपोर्ट जमा कराओगे, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है वो भी तुम्हें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा था कि अगर कोई कंपनी स्पेसिफिकली बायबैक, अगर कोई कंपनी अपने कैपिटल रिड्यूस करना चाह रही है, मतलब अगर कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की वजह से उसकी कैपिटल रिड्यूस हो रही है तो उसको स्पेसिफिकली वो अलग से बताना पड़ेगा। फिर अगर कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की स्कीम है तो उससे पहले 75% या उससे ज्यादा सिक्योर्ड क्रेडिटर जो है उनकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी आप यहां पे जा पाओगे। बस ये पर ध्यान देना। यहां पे फॉर्म नंबर ये काट देना, ये फॉर्म नंबर यहां पे नहीं आएगा। उसके बाद अब जब तुम एनसीएलटी के पास चले गए तो फिर मैंने कहा था एनसीएलटी के पास जैसे तुमने एप्लीकेशन डाली होगी और यहाँ पे तुमने काफी सारे डिस्क्लोजर दिए होंगे तो एनसीएलटी कहता है ठीक है भाई, मैं तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट तो सैंक्शन करने की सोचूंगा, बट एक बार पहले तुम क्या करो, पहले मीटिंग बुलाओ। मीटिंग किसकी बुलाओ? मेंबर्स की और क्रेडिटर्स की। अब अगर मेंबर्स क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई जाएगी तो यहाँ पे एनसीएलटी ने ऑर्डर पास कर दिया, जाओ भाई इन दोनों की मीटिंग बुलाओ। अब वो डिपेंड करता है, अगर तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट मेंबर के साथ है तो मीटिंग बुलाएंगे मेंबर्स की, अगर तुम्हारा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट क्रेडिटर के साथ है मीटिंग बुलाएंगे क्रेडिटर्स की, अगर तुम्हारा दोनों के साथ में है फिर मीटिंग बुलाएंगे दोनों की। ये पॉइंट नंबर निकल के आता है। फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगर कोई क्रेडिटर, अगर मान लो क्रेडिटर की मीटिंग बुलानी है और 90% या उससे ज्यादा क्रेडिटर्स अगर मान लो पहले ही मीटिंग से, मतलब इस काम से पहले अप्रूवल दे देते हैं, तो मैं एनसीएलटी के पास जाऊंगा दौड़ा दौड़ा कि देखो सर 90% या उससे ऊपर क्रेडिटर ने मतलब पहले अप्रूवल दे दी है, उस केस में एनसीएलटी में शैलनी एनसीएलटी में क्रेडिटर की मीटिंग को डिस्पेंड भी कर सकता है, मतलब मना भी कर सकता है, बट मेंबर्स की मीटिंग नॉर्मली एज पर लॉ बुलानी पड़ती है। याद करो, मैंने कहा प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसा देखा भी गया कि मेंबर्स की मीटिंग भी डिस्पेंस ऑफ हो जाती है, बट अगर हमें एग्जाम की बात करूंगा, एग्जाम के लिए मेंबर्स की मीटिंग ऑलवेज बुलानी पड़ेगी। क्रेडिटर्स वाले केस में गवर्नमेंट करे 90% या उससे ऊपर अगर क्रेडिटर्स अप्रूव दे देंगे, उस केस में एनसीएलटी क्रेडिटर की मीटिंग को छोड़ सकता है। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अब मीटिंग बुलानी है तो उसके लिए क्या भेजना पड़ेगा जी? नोटिस भेजना पड़ेगा। अब नोटिस अगर यहां पर हम भेजेंगे तो यहां पर एक बात बतानी पड़ेगी कि भैया विद इन 1 मंथ आपको वोटिंग करनी है। वोटिंग कैसे करनी है? बाय पोस्टल बैलेट वोटिंग करनी है, इन पर्सन करनी है, प्रोक्सी करनी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करनी है, वोटिंग आपको करनी पड़ेगी। फिर अब यहाँ पे वोटिंग करनी है विद इन 1 मंथ पे। जब तुम नोटिस भेजोगे साथ में कुछ स्टेटमेंट भी जमा कराओगे। पहले बताओ ये नोटिस किस किस को भेजोगे? ये नोटिस क्रेडिटर्स को भेजोगे, मेंबर्स को भेजोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे कंपनी की अगर कोई वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिश करोगे। फिर यहाँ पे सेबी और स्टॉक एक्सचेंज, अगर कंपनी लिस्टेड है तो सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजोगे। उसके बाद न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करोगे। 2 तरह के होंगे, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर होगा, दूसरा कौन सा होगा? लोकल न्यूज़पेपर होगा। फिर सेक्टोरियल रेगुलेटर जो है उनको भी नोटिस भेजेंगे और उनसे 30 दिन के अंदर अंदर रिप्रेजेंटेशन हमें मंगवानी पड़ेगी। अब सेक्टोरियल रेगुलेटर कौन होते हैं? मैंने आपको बताया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका सीसीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, तो ये सारे के सारे रेगुलेटर होते हैं। इनको आपको बताना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि जब भी कंपनी का अमलगामेशन होगा, मर्जर होगा, डीमर्जर होगा या कोई भी कॉम्प्रोमाइज होगा, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट टैक्सेशन के अंदर भी आता है। तो कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कुछ रेगुलेटर ऐसे हैं जिनको आपको नोटिस यहां पर भेजना पड़ेगा और विद इन 30 डेज उनसे आपको रिप्रेजेंटेशन मंगानी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। फिर ये सारी बातें कंप्लीट होने के बाद अब आपको स्टेटमेंट में क्या क्या दिखाना है जी? अब गवर्नमेंट कहे कि जब तुम नोटिस भेजोगे ना, खाली नोटिस मत भेजना, उसमें बताना कि भैया तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, उसकी पूरी डिटेल बताना कि किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो, किस तरह से अरेंजमेंट करना चाह रहे हो, सारी बातें बताना। फिर वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको जमा करानी पड़ेगी। इसका इफेक्ट क्रेडिटर्स पे क्या पड़ेगा, केएमपी पे क्या पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर पे क्या पड़ेगा, ये इफेक्ट बताना। फिर अगर मान लो कोई डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है तो आपको ये भी साथ में बताना पड़ेगा, डिवेंचर ट्रस्टी या डायरेक्टर का कोई अगर कोई इंटरेस्ट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा। फिर अदर प्रिस्क्राइब मैटर, ये सारी की सारी बातें यहां पे निकल के आ रही हैं। अब चला गया नोटिस, चला गया जी। अब नोटिस किसके पास चला गया? क्रेडिटर्स के पास चला गया, मेंबर्स के पास चला गया। अब बुलानी है इनकी मीटिंग। अब मीटिंग बुलाई जाएगी। अब मीटिंग बुलाने के बाद फिर यहाँ पे वोटिंग कैसे होगी? भैया गवर्नमेंट कह रही पहले कंडीशन की मेजोरिटी लोग जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, और जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट एंड वोट कर रहे हैं तो 75% या उससे ज्यादा वैल्यू हमारी फेवर में होनी चाहिए, तब जाके मीटिंग अप्रूव होगी। और साथ में आपको ऑडिटर मतलब सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, वो आपको साथ में यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर ये
कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हम ये कह देंगे कि मीटिंग में अप्रूवल आ चुका है। जब मीटिंग में अप्रूवल आ चुका है तो कुछ माइनॉरिटी लोग ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शन भी रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है? अगर शेयर होल्डर की बात करूंगा, जिनके पास वैल्यू 10% या उससे ज्यादा है, वो शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। और क्रेडिटर वाले केस में 5% या उससे ज्यादा अगर वैल्यू उनके पास है आउटस्टैंडिंग डेट का, तो भी ऑब्जेक्शन वो रेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे एनसीएलटी को, तो एनसीएलटी चेक करेगा कि अगर उनके ऑब्जेक्शन में दम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर यहाँ पे एनसीएलटी जो है वो स्कीम को क्या कर देगा? सैंक्शन कर देगा। जब एनसीएलटी स्कीम को सैंक्शन करेगा, मेरे बच्चों बोलो, मेरे बच्चों बोलो, जब स्कीम को सैंक्शन करेगा तो साथ में कुछ बातें वो बताएगा। साथ में क्या बातें बताएगा कि प्रेफरेंस, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस इनटू इक्विटी, प्रोडक्शन टू क्रेडिटर्स, फिर वेरिएशन, अगर शेयर होल्डर के राइट में वेरिएशन है सेक्शन नंबर 48 को तुम्हें साथ में फॉलो करना है। फिर अगर मान लो कोई बाइफर में केस पेंडिंग है वो अबेट हो जाएगा, और डिसेंटिंग शेयर होल्डर उनको तुम्हें एग्जिट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारी बातें आपके यहाँ पे निकल के आती हैं। फिर इनके बाद लास्ट स्टेप आएगा कि जब ये स्कीम सैंक्शन हो जाएगी तो फिर ये आरओसी को विद इन 30 डेज हमें यहाँ पे आरओसी को फाइलिंग करनी पड़ेगी। अब जाके हमारा पूरा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एक तरह से यहाँ पे हो जाएगा। 230 जब हमने बेयर लॉ से पढ़ा, इसके अंदर 2-3 बातें हमने और पढ़ी थी कि अब कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट के अंदर टेक ओवर भी इंक्लूड करेंगे, और जब लिस्टेड कंपनी के टेक ओवर की बात होगी तो वहां पर सेबी टेक ओवर कोड भी एप्लीकेबल करेंगे। तो कुछ बातें हमने बेयर लॉ के अंदर अलग से पढ़ी थी, वो सारी की सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मेन जो बातें हैं एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें हैं इस डायग्राम के अंदर आपके सामने निकल के आ रही हैं, बस ये पर ध्यान दो। 4 स्टेप्स ध्यान देने, एप्लीकेशन हो गया, नोटिस हो गया, उसके बाद फिर आपका मीटिंग हो गया, फिर आरओसी की बस फाइलिंग हो गया। ये 4 स्टेप बोल्डली निकल के आ रहे हैं। फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगर वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो तुम्हें एनसीएलटी की जगह ना सेंट्रल गवर्नमेंट बोल के चलना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब उसने पावर किसको डेलीगेट की है? आरडी को। तो ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की थी। अब बच्चा कहता है यार एक बात मेरे को बताओ, अब मान लो भैया कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की पूरा प्रोसेस हो गया, एनसीएलटी ने स्कीम को सैंक्शन कर दिया, आरओसी के पास भेज दिया, अब ये स्कीम सही से काम कर रही है नहीं कर रही, क्या ये इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, इसको सुपरवाइज कौन करेगा? तो 231 का टेंशन मत लो, मेरे पास एक पावर है, एनसीएलटी को पावर दी गई इस स्कीम को सुपरवाइज करने की, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करने की। और यहां पर मैंने कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एनसीएलटी अपने ऑर्डर को मॉडिफाई भी कर सकता है, उसमें चेंजेस भी कर सकता है, डायरेक्शन भी दे सकता है। और अगर एनसीएलटी कह रहा है भाई कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा, उस केस में वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी एनसीएलटी पास कर सकता है। ये बात हमने यहां पे कंप्लीट की थी। आ जाओ फटाफट से यहां पे चेक करो। पहला पॉइंट, शेल क्या पावर है? सुपरवाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड मे गिव, क्या देगा? डायरेक्शन देगा, या वो मॉडिफिकेशन कर सकता है ऑर्डर के अंदर कि किस तरह से स्कीम को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर कोई मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। बट अगर एनसीएलटी को लगता है कि भाई सब कुछ करने के बाद भी ये इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा, तो फिर वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर भी पास कर सकता है, प्रोवाइडेड अगर वो कंपनी जो है वो डेट पे करने के एनेबल है। मतलब 2 कंडीशन है, एक तो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा एंड कंपनी डेट पे करने के एनेबल है, उस केस में कंपनी का वाइंडिंग अप ऑर्डर पास हो जाएगा। दैट इज सेक्शन नंबर 231। ये हमने वहां पे कंप्लीट किया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद फिर यहां पे सेक्शन नंबर 232 पे आओ। अब 232 मैंने कहा था जहां जहां तू चलेगा तेरा साया साथ होगा, जहां जहां तू चलेगा तेरा साया साथ होगा। जहां जहां 232 चलेगा वहां पे 230 भी साथ में चलेगा। 230 एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, 232 को चलने के लिए 230 की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, वो इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है। 232 किस केस में एप्लीकेबल होगा? अमलगामेशन वाले केस में लगेगा, मर्जर वाले केस में लगेगा। कहने को तो उसकी हेडिंग में मर्जर अमलगामेशन है, बट ये एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन वाले केस में भी लगता है, ये डी मर्जर वाले केस के अंदर भी लगता है। बट यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ऑलमोस्ट प्रोसेस आपको 230 वाले ही फॉलो करने। याद करो मैंने क्लास में कहा था सिर्फ 2 बातें आपको मेनली लगे। जब तुम नोटिस भेजोगे मीटिंग का, उसमें जो बातें तुम्हें डिस्क्लोज करनी है वो तो बतानी है, उसके अलावा कुछ एडिशनल बातें उस मीटिंग में तुम्हें और बतानी पड़ेंगी। ये वाला मेन पॉइंट एक तो यहां पे निकल के आ रहा है। दूसरा, फिर मैंने कहा था कि जब एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा तो वहां पे जो बातें बतानी है उसके अलावा कुछ एडिशनल बातें एनसीएलटी को और बतानी पड़ेगी। इन दोनों को छोड़कर ना ऑलमोस्ट सारी बातें 232 में और कोई अलग बात नहीं है, वो 230 वाली ही बातें यहां पर दोबारा से फॉलो करनी है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार फटाफट से, और 232 में बात क्या हो रही है? वो कह रहे हैं कि जब तुम एप्लीकेशन डालोगे 230 में, अगर उस एप्लीकेशन में जो तुम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट करना चाह रहे हो वो किस तरह का कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट है, फॉर एग्जांपल मर्जर करना चाह रहे हो, अमलगमेशन करना चाह रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो, रिकंस्ट्रक्शन भी कौन सा? एक्सटर्नल, इंटरनल की बात नहीं हो रही,
इंटरनल यहां पे क्यों कवर नहीं है? क्योंकि उसने एक कंडीशन और लिखी है कि इसको करने से जो एसेट्स और लाइबिलिटीज हो रही है वो ट्रांसफर होनी जरूरी है दूसरी कंपनी के पास। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में दूसरी कंपनी को ट्रांसफर नहीं होती, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होती है। तो जो वर्ड यहां पे लिखा है रिकंस्ट्रक्शन, वो नॉर्मली एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है, इंटरनल की बात नॉर्मली यहां पे नहीं कर रहा। अच्छा, इंटरनल यहां पर कवर नहीं है तो वो कहां पर कवर होगा? 230 में, क्योंकि 230 में तो हर तरह का कॉम्प्रोमाइज कवर है। वहां पे वैसे अमलगामेशन भी कवर है, मर्जर भी कवर है, डी मर्जर भी वहां पर कवर है, बट गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि उसके लिए तुम्हें अलग से 232 भी साथ में पढ़ना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं कि रिकंस्ट्रक्शन, मर्जर, अमलगामेशन, आपके एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर हो रही है या प्रपोज टू बी डिवाइडेड अमंग 2 और मोर कंपनी, ये बात यहां पे डी मर्जर की कर रहा है। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा? एनसीएलटी क्या बोलेगी भाई? एनसीएलटी क्या बोलेगी? मीटिंग बुलाओ। मीटिंग कैसे बुलानी है? सारी 230 को फॉलो कर लो। आपकी अप्रूवल कैसे लेनी है? वैसे जैसे वहां पर ली हुई है। अब जो तुम मीटिंग का नोटिस भेजोगे उसमें तुम्हें क्या क्या एडिशनल बातें बतानी है? पहला, ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज टर्म्स स्कीम ऑब्टेन बाय डायरेक्टर्स। उसके बाद आपने आरओसी को ये स्कीम भेज दी है, उसकी कंफर्मेशन आपको यहां पे देनी पड़ेगी। उसके बाद रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, मतलब इस कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रमोटर्स पे, केएमपी पे, नॉन प्रमोटर पे, और शेयर एक्सचेंज रेशो क्या होगी वो भी आपको बताना पड़ेगा। वैल्यूएशन रिपोर्ट आपको साथ में जमा करवानी पड़ेगी। और अगर आपके अकाउंट स्टेटमेंट जो हैं अगर वो 6 महीने से ज्यादा पहले के बने हुए हैं, मतलब 6 महीने ज्यादा पुराने हो चुके हैं, तो फिर आपको सप्लीमेंट्री अकाउंट ट्रीटमेंट भी यहां पे करके दिखाना पड़ेगा। ये आपको नोटिस के साथ में भेजना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। चलो री, अब अप्रूवल सब कुछ हो गई। अप्रूवल होने के बाद एनसीएलटी ने सैंक्शन कर दिया। एनसीएलटी के सैंक्शन करने के बाद अब एनसीएलटी जब ऑर्डर पास करेगा उसमें ये बातें बताएगा। क्या क्या बातें बताएगा री? पहली बात, जो प्रॉपर्टी लाइबिलिटीज है वो ट्रांसफरी कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी, अच्छी बात है। फिर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय ट्रांसफरी कंपनी, जो ट्रांसफरी कंपनी है वो ट्रांसफर कंपनी के जो शेयर होल्डर उनको क्या करेगी? सिक्योरिटीज के अलॉटमेंट करेगी, बट वो अपने नाम से, याद करो, ट्रस्ट के नाम से वो शेयर होल्ड नहीं कर सकती। ये पॉइंट आपको मैंने यहां पर बताया था। उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग इसकी है वो इसमें लीगल प्रोसीडिंग कंटिन्यू हो जाएंगी। फिर कंपनी विदाउट वाइंडिंग अप ऑर्डर डिसोल्यूशन होगा, क्योंकि वाइंडिंग अप यहां पे तो हो ही नहीं रहा, क्योंकि वाइंडिंग अप का ऑर्डर अलग तरीके से पास होता है, वहां पे एसेट लायबिलिटी सेल होती है, यहां पे ऐसा नहीं है। तो यहां पे डिसोल्यूशन होगा विदाउट वाइंडिंग अप। उसके बाद फिर यहां पे जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है उनको पेमेंट कैसे करेंगे उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। फिर जो नॉन रेजिडेंट शेयर होल्डर थे उनकी अलॉटमेंट कैसे करोगे, इसके लिए तुम्हें फेमा की रेगुलेशन चेक करनी पड़ेगी, कहीं तुम्हें उनको शेयर देना मना तो नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे तो अलाउड था, मेरी कंपनी बंद हो गई, तुम्हें उनको शेयर अलॉट करने हैं, तो एक बार फेमा की गाइडलाइंस चेक कर लेना कि क्या वहां पे तुम्हें अलाउड है या नहीं है। फिर सारे के सारे यहाँ के एम्प्लॉय वहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर एम्प्लॉय नहीं जाना चाहते, आप उनको ऑब्लिगेशन नहीं डाल सकते कि आपको वहां पे जाना है, आप उनको बाहर भी निकाल सकते हो, और वो नहीं जाना चाहते आपको उनको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा। फिर ट्रांसफरी कंपनी रिमेन अनलिस्टेड, इट मींस अगर मान लो अनलिस्टेड कंपनी का लिस्टेड कंपनी से मान लो मर्जर हो रहा है, तो फिर भैया वो ऑटोमेटिकली लिस्टेड बन जाती है, कुछ रेगुलेशन साथ में फॉलो करनी पड़ती है। बट अगर मान लो लिस्टेड कंपनी का अनलिस्टेड कंपनी के अंदर मर्जर हो रहा है, तो गवर्नमेंट ने बोला अनलिस्टेड कंपनी ही वो रहेगी, वो लिस्टेड नहीं रहेगी, वो बन जाएगी अनलिस्टेड। अब जो पुराने शेयर होल्डर उनको दिक्कत आएगी, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला उनको आपको एग्जिट ऑप्शन देना पड़ेगा, मतलब उनको बाहर जाने का रास्ता आपको देना पड़ेगा कि अगर आप इस कंपनी में नहीं रहना चाहते, ये आपके पैसे हैं, हम आपको एक ऑफर दे रहे हैं, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो। फिर ऑथराइज कैपिटल वाले केस में क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो ट्रांसफरी कंपनी ने ऑथराइज कैपिटल जो उनकी होगी उसके लिए फीस पे की होगी। अब अगर मान लो ये कंपनी उससे मर्ज हो रही है तो शेयर अलॉट करने पड़ेंगे। अब कई बार ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ सकती है, उसमें फीस एप्लीकेबल होगी, जो उस वाली कंपनी ने फीस पे की थी इस वाली कंपनी की फीस से वो मतलब एडजस्ट हो जाएगी, नेट फीस आपको देनी पड़ेगी, ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है। और फिर आपके इंसिडेंटल मैटर, और फिर यहाँ पे वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप सही से फॉलो कर रहे हो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपने एएस प्रॉपर तरीके से फॉलो किए हैं, ये सारी बातें हैं। अब ये सारी बातें होने के बाद विद इन 30 डेज आप आरओसी को फाइलिंग कर दोगे। ये सारी बातें आपकी 232 में यहां पे निकल के आ रही हैं। बताओ री, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात तो नहीं है? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का। तो ये हमारी अब 232 भी यहां पे खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे 232 कंप्लीट करने के बाद अब आता है 233। याद करो 233 हमारा फास्टैग मर्जर का है, इसका एक अलग से ही चैप्टर इन्होंने दिया हुआ है, बट हमने इसके साथ में कंप्लीट किया 233 फास्टैग मर्जर। याद करो फास्टैग मर्जर का मतलब मैंने कहा था कि नॉर्मल मर्जर कंप्लीट होने में कम से कम 7-8 महीने लग जाते हैं, बट फास्टैग मर्जर में 2-3 महीने के अंदर मर्जर कंप्लीट होता है। अब 2-3 महीने के अंदर मर्जर कंप्लीट होता है, ऑब्वियस सी बात है हर कंपनी फास्टैग मर्जर में नहीं आ सकती। तो गवर्नमेंट ने कहा कौन कौन सी कंपनी फास्टैग मर्जर करवा सकती हैं, हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। 2 कंपनी
पहले लिखी हुई थी, उसके बाद 2 कंपनी की अमेंडमेंट आई थी। अब 4 तरह की कंपनी है। कौन कौन सी? अगर मान लो स्मॉल कंपनी आपस में मर्ज होना चाह रही है, अब वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, उस पर मैं बात नहीं कर रहा। स्मॉल कंपनी आपस में मर्ज होना चाह रही है वो 233 में आ सकती हैं। अगर होल्डिंग कंपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी में या होली ओन सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में मर्ज होना चाह रही है, आप 233 के अंदर आ सकते हो। एक स्टार्टअप, 2 स्टार्टअप कंपनी आपस में मर्ज होना चाह रही है या एक स्मॉल कंपनी स्टार्टअप कंपनी मर्ज होना चाह रही है, इन केस में वो 233 के अंदर अपना मर्जर करवा सकते हैं। करना क्या पड़ेगा? यहाँ पे नोटिस और एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार करनी पड़ेगी किस तरह से मर्जर होगा, और ये नोटिस और ड्राफ्ट स्कीम आपको भेजनी पड़ेगी 3 लोगों को। किनको भेजनी पड़ेगी? आरओसी, ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है, या जिनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है उन पर्सन को आपको ये ड्राफ्ट स्कीम देनी पड़ेगी। फिर आपको उनसे क्या मंगवानी पड़ेगी? ऑब्जेक्शन। विद इन 30 डेज आपको ये ऑब्जेक्शन देंगे अगर इनको ऑब्जेक्शन है। फिर जो भी ये ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, जो भी ये सजेशंस दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करोगे? ये स्कीम को दोबारा से रीड्राफ्ट करोगे, और स्कीम को रीड्राफ्ट करने के बाद फिर आप क्या करोगे? 3 लोगों को दोबारा भेजोगे। अच्छा, यहां पे आपने रीड्राफ्ट कर दी, उसके बाद फिर यहां पे अप्रूवल लेनी है। अप्रूवल कौन होगा? अब ध्यान रखना जी, मेंबर से अप्रूवल लोगे, होल्डिंग 90% और मोर जिनके पास शेयर है उनसे अप्रूवल लोगे। यहां पे चेक करना, यहां पे कहीं मेजोरिटी की बात नहीं लिखी। एक बार दोबारा सुनना, यहां पे मेजोरिटी की बात नहीं है। मतलब यहां पे जिनके पास 90% या उससे ज्यादा वैल्यू के शेयर हैं वो अप्रूवल दे देंगे, काम चल जाएगा। बट क्रेडिटर वाले केस में मेजोरिटी होनी चाहिए, और जो मेजोरिटी है उनके पास 90% या उससे ज्यादा आउटस्टैंडिंग डेट का होना चाहिए। अगर इन दोनों से अप्रूवल मिल जाती है तो ये अप्रूव स्कीम तुम किसको दोगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को दोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहां पे क्या है? आरडी, और यहां पे आरओसी को दोगे, और किसको दोगे? ओएल को दोगे। अब अगर मान लो आरओसी और ओएल को अभी भी स्कीम से दिक्कत है, हेलो भाई साहब, ओए इधर, अगर आरओसी ओएल को इस स्कीम से अभी भी दिक्कत है तो फिर अब वो ऑब्जेक्शन रेस जो है ना, अब वो तुम्हें नहीं करेंगे, अब वो 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आरडी को बोलेंगे हमें स्कीम से दिक्कत है। ठीक है जी। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? चेक करेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है ये स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है या क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट में नहीं है, वो इस स्कीम को रिजेक्ट भी कर सकता है। बट अगर उसको लग रहा है कि भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट कंसीडर ये स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है एंड क्रेडिटर के इंटरेस्ट में है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंफर्म कर देगा इस स्कीम को। बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं यार ये स्कीम ना सही नहीं है, इंटरेस्ट में नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? आगे एनसीएलटी को एप्लीकेशन डाल देगा विद इन 60 डेज टू कंसीडर्स अंडर सेक्शन 232। मतलब यहां पर मैंने कहा इसी रीजन की वजह से 233 हम प्रैक्टिकल लाइफ में कम फॉलो करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको भेज दिया? एनसीएलटी। अब एनसीएलटी को लगेगा भाई ऑब्जेक्शन बेकार की है, तो वो स्कीम कंफर्म कर देगा, नहीं तो फिर 232 के प्रोसेस दोबारा से यहां पे स्टार्ट होंगे, रेड विद सेक्शन नंबर 230। तो आए थे अब काम जल्दी करवाने के लिए और काम हो गया लंबा। कई बार हम होता है ना, कई बार हम शॉर्टकट के चक्कर में भागते हैं, फिर वो लॉन्ग कट लेना पड़ जाता है। 233 वही है जी, 233 आप मर्जर करवाना चाहते हैं जल्दी, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कंफर्म कर देता फिर बात बन जाती। नहीं कंफर्म किया उसने एनसीएलटी को दिया, या तो अब एनसीएलटी कंफर्म कर दे। अगर उसको लगता है नहीं भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई दिक्कत किया तो यहां दिक्कत हो सकती है, फिर वो दोबारा से 232 रेड विद सेक्शन नंबर 230 ये वाला ऑर्डर पास कर देगा और स्टार्टिंग से काम स्टार्ट हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक मर्जर यहां पे निकल कर है। इसके अलावा कुछ बातें हमने और लिखी थी अगर आपको ध्यान यहां पे आ रहा हो, बट मेन बातें जो है फास्ट ट्रैक मर्जर की ये आपके सामने यहां पे निकल के आती हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, यहाँ पे रूल नंबर 25, बिल्कुल जी, रूल नंबर 25 जो है यहाँ पे इसके साथ में एप्लीकेबल हो जाएगा। 234 सेक्शन क्रॉस बॉर्डर मर्जर, वहां पे रूल नंबर 25 कैपिटल एप्लीकेबल हो जाता है जी। डन है, बिल्कुल फ्लो में चल रहा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का पक्का। स्पीड में देखो मेरी फास्ट है, स्पीड तो मेरी फास्ट है, इसके अंदर मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अगर स्पीड स्लो होगी फिर वो दोबारा टाइम लगना स्टार्ट होगा। ये सिर्फ किसके लिए है कि भैया 40 मिनट में अगर आपको फटाफट से रिवीजन करनी है, एग्जाम से जाते हुए ट्रैवलिंग टाइम यूज करना है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो जी। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो आओ जी फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब अगला पॉइंट फिर यहाँ पे निकल कर है 234। अब 234 किसका निकल के आ रहा है? क्रॉस बॉर्डर मर्जर। अब क्रॉस बॉर्डर मर्जर में क्या निकल के आ रहा है भैया? अगर कोई इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी से मर्ज होना चाहती है या फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी से मर्ज होना चाहती है, तो पहले क्या था? पहले ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956 में दिक्कत होती थी, बट नई कंपनीज एक्ट ने प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। उसने कहा भैया जमाना ग्लोबलाइजेशन का है, अब जमाना ग्लोबलाइजेशन का है तो इंडियन कंपनी फॉरेन से मर्ज भी हो सकती है, फॉरेन कंपनी इंडियन से मर्ज भी हो सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट
फॉरेन कंपनी वही होनी चाहिए जो उस कंट्री से बिलोंग करती हो जो कंट्रीज नोटिफाइड की गई हैं। अब याद करो अनेक्स्चर नंबर बी, अनेक्स्चर नंबर ए। अनेक्स्चर नंबर ए में तो मेरे ख्याल से फेमा की बातें होती थी। अनेक्स्चर नंबर बी के अंदर लिखा हुआ था कि कौन कौन सी एरिया को तुम नोटिफाइड एरिया मानोगे, वो हमने रीड कर रखा था। अभी सिर्फ इतना समझो कि अगर मान लो वो कंपनी उस कंट्री से बिलोंग करती है जो नोटिफाइड है, उसके साथ यहां पर मर्जर की बात हो रही है, किसी भी फॉरेन कंपनी से मर्जर की बात नहीं हो रही, बस ये पर ध्यान दो। एक बात और आपको मैंने बताया था, वैसे फॉरेन कंपनी का मतलब कंपनीज एक्ट में अलग है। कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी का मतलब होता है ऐसी फॉरेन कंपनी, उसको बोलेंगे जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया से है। बट यहां पे स्पेशल एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि जो कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है ना, वही फॉरेन कंपनी है, चाहे प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, इस सेक्शन के लिए मैटर नहीं करता। उन सब कंपनी को फॉरेन कंपनी बोलेंगे प्रोवाइडेड वो उस कंट्री से बिलोंग करती है जो नोटिफाइड है। यहां पे बस एक पॉइंट निकल के आ रही है, अगर तुम्हें मर्जर करवाना है तुम्हें साथ में आरबीआई की अप्रूवल लेनी बस जरूरी है। अगर आरबीआई की अप्रूवल मिल जाती है तो नॉर्मली आपका मर्जर इजीली हो जाएगा। ये बात हमने 234 के अंदर पढ़ी थी, बस ये पर ध्यान दो। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। महक कह रही है सर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वाला, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कुछ आपको गाइडलाइंस बताई, आपने उनको फॉलो नहीं किया, आप टेररिज्म को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप ऐसा काम कर रहे हो तो आप उस कंट्री से बिलोंग नहीं करते। ये सारी बातें हमने उसके अंदर एनेक्शन नंबर बी के अंदर हमने की थी। ठीक है, अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है अब 235। अब 235 जो है ना वो है टेक ओवर का। 235, 236 और 238 ये नॉर्मली आपके टेक ओवर के हैं। बट मैंने कहा था प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी रेलेवेंसी अब थोड़ी सी कम हो चुकी है। उसका रीजन क्योंकि सब सेक्शन नंबर 11 और 12 सेक्शन नंबर 230 का वो लिंक करता है टेक ओवर से, तो धीरे धीरे इनकी रेलेवेंसी कम हो रही है। और मैंने कहा था इसमें थोड़े बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में ड्राफ्टिंग एरर है। ठीक है, इस चक्कर में सेक्शन भी बिग 4 के अंदर भी बहुत कम यूज होते हैं, बट हमारे एग्जाम के अंदर है तो हमें थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे। अब एक बार याद करो 235 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। 235 सिंबल से एक बात कह रहा है कि जैसे भाई साहब एक बात बताओ, जैसे मान लो एक कंपनी, पहली बात एक कंपनी की बात हो रही है, एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करना चाहती है। हेलो, इधर एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करना चाहती है। पहली बात कंपनी होना जरूरी है, मतलब खरीदने वाली कंपनी होनी चाहिए, ये बात ध्यान दो। एक कंपनी दूसरी कंपनी का टेक ओवर करना चाहती है तो वो उनके शेयर होल्डर से बात करते हैं, हाँ भाई आएगा मेरे साथ, तो उसको मनाने की कोशिश करती है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम तेरे को 4 महीने दे रहे हैं, तुम प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट, तुम एक स्कीम तैयार करके दो और उनके शेयर होल्डर से बात करो कि भैया मैं तुम्हें खरीदना चाहता हूं, बताओ तुम्हारा क्या विचार है। अगर 90% या उससे ज्यादा शेयर होल्डर एग्री हो जाते हैं तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। 10% या उससे कम शेयर होल्डर को खरीदने के अंदर हम तुम्हारी 235 उनकी हेल्प कर देगा। 235 में क्या है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर स्क्वीज आउट, इसको नाम हमने क्या दिया था, डिसेंटिंग शेयर होल्डर स्क्वीज आउट। और सेक्शन नंबर 236 किसका है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर स्क्वीज आउट। तो 236 में कुछ बातें थोड़ी सी अलग हैं, 235 में कुछ बातें थोड़ी सी अलग हैं। अब देखो यहां पे क्या लिखा था भाई, पहली बात ट्रांसफरी कंपनी, खरीदने वाली कौन हो, ट्रांसफरी कंपनी हो, गिव्स नोटिस टू मेंबर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी टू एक्वायर द शेयर इफ विद इन 4 मंथ, अगर 4 महीने के अंदर अंदर मेंबर्स हु एग्री टू ट्रांसफर 90% और मोर टोटल शेयर। अब यहां पे बस ध्यान देना, यहां पर आपको मैंने एग्जांपल दिया था, मान लो 2 कंपनी है, एक वीक कंपनी है एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब अगर मान लो वीक कंपनी के शेयर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने पहले लिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल मान लो वीक कंपनी के 1 लाख शेयर है और 20,000 शेयर मैंने लिए हैं, तो 1 लाख में 20,000 माइनस करने के बाद जो 80,000 बचेगा उसका 90% हमें यहाँ पे लेके चलना है, बस ये पर ध्यान दो। अगर मैंने नहीं लिया फिर तो 1 लाख का, अगर मैंने वो ले रखे हैं फिर 80,000 का 90% अगर एग्री करेंगे तो बैलेंस 10% को भी तुम एक्वायर कर सकते हो, ये बात कहना चाह रहे हैं। अब यहां पे हो गया जी। फिर अगले 2 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट कह रही है ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगी, नोटिस देगी टू एनी, या तो किसी या ऑल डिसेंटिंग मेंबर टू एक्वायर देयर शेयर। और अगर उसने नोटिस दे दिया तो फिर ट्रांसफरी कंपनी एंटाइटल हो जाएगी एंड बाउंड हो जाएगी उन शेयर को एक्वायर करने के लिए। मतलब अब वो आनाकानी नहीं कर सकते कि मुझे उनके शेयर नहीं लेने। अगर विद इन 2 मंथ आपने नोटिस भेज दिया कि हम तुम्हारे शेयर एक्वायर करना चाहते हैं, आप एंटाइटल हो गए और आप बाउंड हो गए। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम आ रही है, डिसेंटिंग वालों को दिक्कत आ रही है। डिसेंटिंग वाले कह रहे हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ, हम नहीं बिकना चाहते, तो विद इन 1 मंथ अगले 1 महीने के अंदर डिसेंटिंग क्या करेंगे, एनी डिसेंटिंग शेयर होल्डर में फाइल अपील टू एनसीएलटी।
अब या तो अपील उन्होंने फाइल नहीं की, इसका मतलब वो एग्री है। अगर अपील फाइल कर दी है तो एनसीएलटी फेवर में पास करेगा या अगेंस्ट पास करेगा। अगर अगेंस्ट पास करेगा तो वो कंपनी के फेवर में होगा, तो एनसीएलटी पास ऑर्डर इन फेवर ऑफ कंपनी। उसने कंपनी के फेवर में पास कर दिया तो क्या होगा, अब ट्रांसफरी कंपनी शेल डिपॉजिट विद ट्रांसफर कंपनी। अब ट्रांसफरी कंपनी जो है, जो कंपनी 10% शेयर खरीदना चाहती है, वो ट्रांसफर कंपनी को डिपॉजिट करेगी। क्या डिपॉजिट करेगी? कॉपी ऑफ नोटिस। कॉपी ऑफ नोटिस का मतलब कि देखो ये मैंने नोटिस की कॉपी है, मैंने इनको नोटिस भेजा था इनके शेयर खरीदने के लिए, ये उसकी कॉपी है जी। शेयर ट्रांसफर डीड, याद करो मैंने कहा था शेयर ट्रांसफर डीड के अंदर दोनों के साइन होते हैं, ट्रांसफर ट्रांसफरी। अब यहाँ पे शेयर होल्डर मान लो मानने को तैयार नहीं है, वो कह रहे हम साइन ही नहीं करेंगे, तो फिर जो कंपनी है उनके बिहाफ पर वो यहाँ पे साइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पावर 235 के अंदर यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ पे शेयर ट्रांसफर डीड हो गया। और फिर जितना परचेज कंसिडरेशन है उसका अमाउंट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर कंपनी जो है शेल रजिस्टर द ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर को रजिस्टर करेगी, एंड इंटीमेट मेंबर विद इन 1 मंथ, वो मेंबर को इंटीमेट करेगी 1 महीने के अंदर अंदर। फिर क्या होगा, ट्रांसफर कंपनी शेल डिपॉजिट द अमाउंट इन ए सेपरेट बैंक अकाउंट, और जब वो पैसा मांगेंगे विद इन 60 डेज आपको पैसा डिसबर्स करना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें 235 के अंदर निकल के आती हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, आपको बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये पॉइंट आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। अब ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद 236 ये आपके मॉड्यूल में 2-3 लाइनों में खत्म किया हुआ है, और मैंने कहा था एग्जाम में आने का चांस भी नहीं है, बट फिर भी हमने एक बार डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइनॉरिटी स्क्वीज आउट की बात हो रही है। अब पहली बात यहाँ पे क्या था, फर्क क्या था कि वहां पे कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट दे रही थी, एक ऑफर दे रही थी सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर को कि हम तुम्हें खरीदना चाहते हैं, फिर वो आगे से बोलते थे हाँ तुम हमें खरीद लो, फिर 90% शेयर हम खरीद लेते थे। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पहली बात एक्वायरर कोई भी हो सकता है, यहां पे इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एलएलपी, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है एक्वायरर। अब अगर एक्वायरर ने किसी वजह से भी सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर मतलब 90% इक्विटी शेयर कैपिटल ले ली है, यहां पे याद करो वहां पे शेयर्स की बात थी, इक्विटी प्रेफरेंस दोनों की बात हो रही थी, यहां पे स्पेसिफिकली इक्विटी शेयर कैपिटल की बात हो रही है। अगर मेरे पास 90 है उससे ऊपर मैं होल्ड कर चुका हूं, तो गवर्नमेंट कह रही है अब जो 10% बचे हैं ना उसको भी तुम अब ले सकते हो, इसको बोलते हैं माइनॉरिटी। अब ये तुमने 90 और मोर कैसे होल्ड किए, याद करो इन द स्कीम ऑफ अमलगामेशन, मर्जर, शेयर एक्सचेंज, किसी भी स्कीम के तहत अगर 90% या उससे ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल तुम्हारे पास आ चुकी है, तो बचे हुए 10% के लिए भी तुम मतलब लाइबल हो जाओगे, तुम उसको खरीद सकते हो। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक्वायरर शैल ऑफर द माइनॉरिटी शेयर होल्डर फॉर बाइंग देयर शेयर, उनकी वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, मतलब प्रॉपर वैल्यू निकाली जाएगी, ऐसे नहीं एरी गैरी वैल्यू में, प्रॉपर वैल्यू निकाली जाएगी, उसके बेस पर उनको खरीदा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या था, माइनॉरिटी शेयर होल्डर में ऑफर टू मेजॉरिटी शेयर होल्डर टू परचेज देयर शेयर होल्डिंग। अब यहाँ पे एक पॉइंट बस यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो पैसा है 1 साल तक रखा जाएगा और विद इन 60 डेज हमें डिस्बर्स करना पड़ता है। मेन पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि अगर मान लो 10% लोग आनाकानी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें आना ही नहीं आना ही नहीं आना ही नहीं, तो जो माइनॉरिटी है उसका 75% और मोर माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डिंग अगर वो रिसीव कर रहा है एडिशनल कंपनसेशन, याद है मैंने कहा था उनसे आप प्राइवेट जाके मिले, आपने उनको एडिशनल ऑफर दिया कितने पैसे हमसे और ले लो, तो जो एडिशनल कंपनसेशन तुम ऑफर कर रहे हो उनको वो पुराटा बेस पर सबको अलॉट किया जाएगा। ये पॉइंट हमने 236 अंदर डिस्कस किया था, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात सुनी आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये हमारा 236 में यहाँ पे निकल के आता है। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 237। अब 237 में क्या करी, 237 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो 2 कंपनी का आपस में अमलगामेशन करवा सकती है। अच्छा एक बात मेरे को बताना, 237 में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी का आपस में अमलगामेशन की बात हो रही है या किसी भी कंपनी का? किसी भी कंपनी का। यहाँ पे हमने क्लास में डिस्कस किया था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि भैया इन दोनों कंपनी का मर्जर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अच्छा है, होना चाहिए, याद है आपको मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल दिया था री फैक्ट्रीज लिमिटेड का, और उसको सेल और इनका मर्जर हुआ था, बट वो पुराने कंपनीज एक्ट सेक्शन नंबर 396 में था, बट उसका अब सब्स्टिट्यूट मतलब सिनोनिमस बन गया 237। तो 237 में भी उसको हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं, बट आपको पेपर में कोट नहीं करके ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने आपको यहाँ पे खोल के दिखाया था। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन दोनों कंपनी का अमलगामेशन मर्जर होना चाहिए, तो वो यहाँ पे किसी भी कंपनी का मर्जर अमलगामेशन प्रपोज कर सकती है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे देखो जी, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, इशू करेगी ड्राफ्ट ऑर्डर फॉर अमलगामेशन, और किसको भेजेगी, कंपनी। भाई जिन कंपनी का मर्जर होना है उनको तो बताना पड़ेगा ना, हेलो ओए ओए कि तुम दोनों आपस में मर्ज होने चाह रहे हो। याद है मैंने एग्जांपल दिया था कि बचपन में शादी फिक्स हो गई,
शादी करने वालों को नहीं पता शादी हो रही है, बट घर वाले पक्की करके बैठ गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बताना पड़ेगा भाई तुम्हारी शादी हो रही है। उसने कहा ठीक है हम शादी करने को तैयार हैं, हमारी कुछ कंडीशन है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला नोटिफिकेशन निकालनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल गैजेट में रिगार्डिंग कंपनसेशन। अगर मान लो इस कंपनी के जो शेयर होल्डर थे उनके यहाँ पे उतने राइट नहीं है, वैसे गवर्नमेंट ने एक्ट में लिखा हुआ है कि सेम राइट उनको यहां मिलने चाहिए, बट अगर मान लो सेम राइट नहीं मिल पा रहे तो उनको अब कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो यहां पे कंपनसेशन देना पड़ेगा, लेसर राइट इन अमलगमेटेड कंपनी। अब दो केस होंगे, या तो वो उससे एग्री करेंगे या वो नहीं करेंगे। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर कंपनसेशन में तुम्हें कोई दिक्कत है तो विद इन 30 डेज ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट आप क्या कर दोगे, एनसीएलटी के पास अपील फाइल कर दोगे। फिर एनसीएलटी फाइनल ऑर्डर पास करेगा कंपनसेशन का कितना कंपनसेशन बनता है। बट अगर आपको कंपनसेशन के अलावा कोई दिक्कत है, आपने कहा भैया बात कंपनसेशन की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, मेरे को टर्म्स कंडीशन ही सही नहीं लग रही कि मतलब टर्म्स कंडीशन में लिखा है मैं घर बैठूंगी, मैं खाना बनाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं क्यों करूंगी, मैं नहीं करूंगी। आज लड़का और लड़की बराबर हैं, अगर मैं आटा निकालूंगी तो ये आटा गूंदेगा, अगर मैं वेलूंगी मतलब ऐसे करके रोटी बनाऊंगी तो ये ऊपर रखेगा, अगर मैं गैस जलाऊंगी तो ये तवा रखेगा, अगर मैं तवा रखूंगी ये तवा नीचे रखेगा। सिंपल सी बात है भैया, दोनों इक्वल। अब ये नहीं है कि हस्बैंड बाहर घूमेगा और वाइफ घर में रहेगी, मतलब नहीं होता। मेरे को दिक्कत कंपनसेशन से नहीं है, मेरे को कुछ टर्म्स कंडीशन से दिक्कत है। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई फिर मेरे पास ही आना, जिन्होंने तुम्हारा रिश्ता पक्का किया फिर तुम उनके पास जाओ, फिर तुम एनसीएलटी के पास क्यों जा रहे हो। तो फिर यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट चेक करेगा, उसको लगेगा सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हें रिजेक्ट कर देगा, तुम्हारी शादी वो फाइनल करवा देगा। और फिर ये कॉपी पार्लियामेंट के दोनों हाउस के अंदर भेज दी जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ठीक है। तो ये अत्याचार हम नहीं सहेंगे, हाँ बिल्कुल शिवानी, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ये अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिवानी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवानी तुम आगे चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है जी। चलो अब फिर अगला पॉइंट क्या निकल गया है, 238। अब 238 तो 235 से इंटरलिंक करता है। अब यहां पर मैंने कहा था कि अगर मान लो 235 में कंपनी का टेक ओवर की बात होती है तो यहां पे डायरेक्टर एक सर्कुलर तैयार करेंगे और मेंबर्स को देंगे डिसेंटिंग को कि भाई मान जाओ, तुम ऑफर एक्सेप्ट कर लो, इनके पास कैश अवेलेबल है। उनको समझाने की मतलब मेनली कोशिश करेंगे। बट ये सर्कुलर पहले आरओसी को दिया जाएगा, ठीक है। फिर आरओसी इसको रजिस्टर करेगा और बिना रजिस्टर के तुम कंपनी का टेक ओवर नहीं कर सकते, तुम उनको सर्कुलर आगे नहीं भेज सकते, मेंबर्स को आगे नहीं भेज सकते। यहां पर फिर गवर्नमेंट ने कहा था रजिस्ट्रार, अब जो रजिस्ट्रार है मे रिफ्यूज रजिस्टर्ड सर सर्कुलर विद इन 30 डेज, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट डायरेक्टर जो है वो एनसीएलटी में अपील कर सकते हैं। ये 238 था, नॉर्मली हमारे किसी काम का है नहीं, एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है, बट एक बेसिक सेक्शन है जो 235 से इंटरलिंक करता है, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद ही फिर अगला पॉइंट यहां पे क्या निकल के आ रहा है, 239 प्रिजर्वेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब एक बात मेरे को बताओ, ये कंपनी इसमें मर्ज हो गई, ये कंपनी बंद हो गई। वैसे कंपनी से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं 8 साल तक, बट गवर्नमेंट ने कहा सुन मेरी बात, अगर अब ये कंपनी बंद हो चुकी है तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता कि चलो जला दो, आग लगा दो, आग लगा देते हैं, ऐसे नहीं कर सकता। मेरे बच्चे अगर तेरे को डिस्पोज ऑफ करने हैं पहले सीजी की अप्रूवल ले ले। अगर सीजी को लगता है वो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन भी करवा सकती है, उसके अप्रूवल के बाद तो डिस्पोज ऑफ करेगा, उससे पहले डिस्पोज ऑफ नहीं करेगा। तो ये बात यहां पे लिखे था, बुक्स ऑफ अमलगमेटेड कंपनी शैल नॉट बी डिस्पोज ऑफ विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अगर बिफोर ग्रांटिंग सच परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बस ये पर ध्यान दो, वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट चेकिंग करवा सकती है ऑर्डर देने से पहले, बस ये पर ध्यान देना। फिर लास्ट में सेक्शन नंबर 240। अब 240 ने क्या बोला कि भैया अगर मान लो ये कंपनी इसमें मर्ज हो रही है तो इस कंपनी के लीगल प्रोसीडिंग इस कंपनी के हो जाएंगे। बट अगर इस कंपनी का कोई डायरेक्टर था, उसने कोई फ्रॉड किया था, तो इसकी लीगल प्रोसीडिंग जो चल रही थी इसके ऊपर, क्या वो खत्म हो जाएंगी? नहीं, उसकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेंगी। जो मर्जर से पहले उसकी लाइबिलिटी थी वो मर्जर के बाद भी कंटिन्यू रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। ये बात यहां लिखी है, द लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय ऑफिसर इन डिफॉल्ट द ट्रांसफर कंपनी शैल कंटिन्यू आफ्टर द मर्जर अमलगमेशन और एक्विजिशन। ये सारी बातें 240 में निकल के आती हैं। भाई साहब यार क्या रिवीजन करा रहा हूं मैं, ओ माय गॉड, वाह भाई वाह विवेक, ओ माय गॉड। ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे कुछ फॉर्म नंबर मैंने लिखे हैं, ये फॉर्म नंबर आप इसकी फोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये फॉर्म नंबर जो मैंने कहा था ना रूल है, ये रूल का क्रक्स है कि किस किस केस में कौन कौन से फॉर्म नंबर हैं। देखो जी, पहला फॉर्म नंबर है CAA1
क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, जब एनसीएलटी का फॉर्म नंबर, जब एप्लीकेशन डालते हैं ना, जब एप्लीकेशन डालते हैं एनसीएलटी को, एनसीएलटी 1 में, तो उसके साथ में जाता है CA1 जाता है, क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट जाती है एनसीएलटी 1 के साथ। उसके बाद CA2, याद करो हम न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट करते हैं, नोटिस जाता है, नोटिस के साथ में कुछ स्टेटमेंट जाती हैं, तो नोटिस कहाँ, क्या नोटिस में क्या होता है कि आपको एडवर्टीजमेंट करनी है 2 न्यूज़पेपर में, तो वो CAA2 एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, जो मीटिंग का नोटिस जाता है ना उसमें न्यूज़पेपर की बात होती है, वो CAA2 का है। फिर सेक्टोरियल रेगुलेटर को भी हम नोटिस देते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, RBI हो गया, CCI हो गया, CAA3 की बात होती है यहाँ पे। फिर चेयरपर्सन रिपोर्टिंग, और जो मीटिंग की रिपोर्टिंग है वो चेयरपर्सन रिपोर्टिंग करता है इस मीटिंग की एनसीएलटी को, तो वो CAA4 के अंदर करता है जी, ठीक है जी। उसके बाद CA5 सेकंड मोशन एप्लीकेशन, याद है सेकंड मोशन अप्रूवल, मतलब सबकी अप्रूवल मिल गई, फिर हम एनसीएलटी के पास जाते हैं, भैया हम अप्रूवल लेकर आ गए, फर्स्ट मोशन सेकंड मोशन, सेकंड मोशन जो होता है वो CA5 के अंदर होता है। फिर एनसीएलटी का ऑर्डर जो ROC को हम भेजते हैं वो CA6 के अंदर भेजते हैं। CA7 हमारे किसी काम का है नहीं, ये ऑर्डर ऑफ सैंक्शनिंग ऑफ कुछ अदर केसेस हैं इसके अलावा, अगर उसकी सैंक्शनिंग की बात करूंगा तो CA7, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो। और फिर सर्टिफिकेशन ऑफ CA CS CM में याद करो हर साल कितना कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट हो गया, याद करो हमने बेयर लॉ के अंदर पढ़ा था कि अगर मान लो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट इस साल पूरा नहीं हुआ तो कितना कंप्लीट हुआ, कितना अभी तक इंप्लीमेंट हुआ, तो वो CA CS CM में किसी से वो सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, तो वो सर्टिफिकेट जो होता है वो CAA8 के अंदर होता है। ये फॉर्म नंबर आपके मेनली यहाँ पे निकल के आते हैं, फॉर्म नंबर और भी हैं बट 8 तक फॉर्म नंबर आपको नॉर्मली याद करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। यस यस महक, यस 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 यस, ठीक है जी। तो ये बातें आपकी यहाँ पे निकल के आती हैं। तो फाइनली अब जाके 230 से 240 बुलेट रिवीजन, सुपर फास्ट विनिंग, बुलेट एकदम चीर के जाएगी, ये रिवीजन हमारी हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब मुझे नहीं पता आपको समझ में आया नहीं आया, बट अगर आपने पहले मेरे साथ साथ पढ़ा है अच्छे से तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जान है पूरे CR की, मतलब बच्चों को टेक्निकल लगते हैं, मतलब मेरे को नहीं पता आपको कैसे लगे हैं, बट मैंने अपना पूरा 100% बेस्ट दिया, इतना मैं दे सकता था, ठीक है नहीं। बस अगर आप इसको 1-2 बार और देख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके टिप्स पे ही आ जाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कंफर्म बनता है जी, ठीक है जी। तो ये आपकी सारी बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब जाके 230 to 240 हमारा फिनिश हो जाता है, फिनिश, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, अब कल भी हमारी क्लास होगी यार, कल है मंडे, कल मंडे 6:30 तक तो मेरी क्लास है, तो मैं क्लास आपकी ना अगर रखूँगा तो 7 बजे के राउंड रखूँगा, ठीक है। कल मैं 7 बजे के राउंड रखूँगा, या अगर कोशिश करूँगा शाम को भी क्लास ले लेता हूँ, कल अगर मैं नहीं ले पाया तो। आज शाम को तुम्हारी कोई क्लास है शगुन? एक बार मुझे नाम नंबर भेज देना, मैं पूछ लेता हूँ। आज शाम को तुम्हारी क्लास है कोई? अगर मैं आज शाम को 1-1.5 घंटे की क्लास रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ? मतलब नो सर क्या, ना रखूँ या रखूँ? चलो ठीक है फिर, ठीक है। अच्छा नो मतलब नहीं, मतलब कोई क्लास नहीं है, ठीक है। फिर आज ही प्लान कर लेते हैं, ठीक है, आज ही कुछ प्लान कर लेते हैं, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि देखो अब जो टॉपिक हमें करने हैं ना चैप्टर नंबर 4 के अंदर, वो सारे 230 to 240 से ही निकले हैं। याद है हमने क्रॉस बॉर्डर मर्जर, फास्ट टैग मर्जर किया था, इन्होंने कुछ एडिशनल टॉपिक अलग से बना रखे थे, याद है आपको, प्रैक्टिकल इंसाइट करके कुछ टॉपिक जो उस सेक्शन में से निकल कर आए थे, ऐसे ही इन्होंने इस चैप्टर के अंदर कर रखा है, मतलब अप्रूवल का पूरा सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं, ये सारे निकले इसके अंदर से ही हैं, ठीक है। तो वो इतने मुश्किल नहीं है, तो बेसिक बेसिक बातें उसके अंदर है, तो मैं सोच रहा हूँ चलो आज ही हम कोशिश करेंगे, रख लेंगे, ठीक है। अगर मैं 3 बजे रख सका तो मैं 3 बजे आपको मैसेज कर दूंगा, 3 या 3:30 जैसे भी हुआ एक बार हम देख लेंगे जी, ठीक है जी। चलो तो फिर बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।